प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। आज मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर अब तक प्रोग्राम में गुफ्तगू हो चुकी है। प्रोग्राम के अंदर हमारे जो मेहमान थे, इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, और इस वक्त ये प्रोग्राम का आप समझ लीजिए कि तीसरा एक सेगमेंट है, और इसमें हमारे साथ हमारे स्केजुल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात पर, ख़ास तौर पर आपकी सेहत के हवाले से। और डॉक्टर फ़हीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम्स में जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर फ़हीम को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़हीम एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, और इससे पहले जो हमारे प्रोग्राम हुआ है उसमें आपके सवालों के जवाब दिए हैं डॉक्टर फ़हीम ने, उनको मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फ़हीम, मैं चाहूँगा थोड़ी सी इस हवाले से बात हो जाए, जैसे अभी पिछली नशिस्त में हमने तफसीलन गुफ्तगू की और आपने ख़ास तौर पर इन तमाम मसाइल की निशानदेही की, ख़ास तौर पर जो पेचीदा अमराज जिनको समझा जाता है एलोपैथिक के अंदर, उनका इलाज जो है वही तस्वुर ये किया जाता है कि शायद इसका मुमकिन नहीं है। तो और कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जिस पे आप समझते हैं कि वो काबिल इलाज हैं? ये एक सवाल जो ये पूछा जाता है ब्लड प्रेशर के हवाले से कि तमाम उम्र जो है वो अगर किसी को मरज़ जो है वो लाहक हो जाए तो वह दवाओं से ही उसको ट्रीट करता है, क्या इसका वाक़तन कोई इलाज मौजूद है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यासिर भाई आपको भी। बात हम अगर ब्लड प्रेशर की बात करें या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, इस तरह की मूजिक बीमारियां हैं जो कि लाइफ टाइम इंसान के साथ चोली दामन का साथ दे रही होती है, जब इस पे अमेरिकन रिसर्च अभी रिसेंटली आई है कि ये बीमारियां नहीं, एक सिम्टम है। ये एक कोई ना कोई आपका बॉडी में फूड के हवाले से, कोई भी आपका लाइफ स्टाइल के हवाले से जो चेंजिंग आती है, या जो केमिकली आप कोई मसनूई डाइट्स ले रहे होते हैं या मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये बॉडी का रिएक्शन है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये समझना होगा कि हमने इससे कैसे छुटकारा हासिल करना है। अब उसके लिए आपने लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपना जो है डाइट चार्ट को आपने मेंटेन करना है, मैनेजमेंट करनी है। तो ये कंट्रोल हो जाता है। हम एक दवा में हमने बनाई हुई है AL के नाम से, तो यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 डेज कितना भी BP बढ़ा हो कंट्रोल हो जाता है, और 30 to 60 डेज के अंदर ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है, यानी बीमारी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ब्लड का प्रेशर तो वेजल्स में रहता ही है, मगर वो जो बीमारी वाला ब्लड प्रेशर कहलाता है, कि जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के, ठीक है, तो वो बेहतर हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम ग़िज़ा के हवाले से बात करें तो एक टिप देता चलूँ, एक नुस्खा बताता चलूँ देखने वाले नाजरीन को, कि आपने अदरक, वही फिर आ जाती है बात अदरक और लहसुन, अदरक तेज़ाबी ना हो, सौंठ हो और लहसुन हो, साथ में पुदीना हो, इसकी आपने चटनी बना लेनी है। आपने शेक कर लेना है इसको हल्का से पानी के साथ, और ये आपने हर खाने के साथ खाना है। और इसमें बहुत ही मामूली सा लाहौरी पिंक सॉल्ट डाल देना है, ताकि जायका भी आ जाए और बेहतरी आ जाए। और इंशाल्लाह इससे कार्डिक डिजीज़ भी रुक जाती हैं, आपके वॉल्स भी अगर कहीं ब्लॉकेज का ख़तरा हो तो वो भी सारा रिलीज़ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा आजमूदा नुस्खा है, तो ये इस्तेमाल करें। बाकी एमरजेंसी में कभी होता है कि रात में आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई मसनूई मेडिसिन भी नहीं है, नेचुरल मेडिसिन भी नहीं है, तो आपने उसको क्या करना होता है कि आपने ठंडा दूध जो है वो गाय या बकरी का तो क्या ही बात है, मजबूरी में भैंस का भी ले सकते हैं। तो हाफ जो गिलास है वो दूध ले लिया, हाफ गिलास में ठंडा पानी डाल लिया। ठंडा इतना ज़्यादा भी ना हो कि फ्लू शुरू हो जाए, मगर ठंडा हो। वो जैसे ही इनटेक करेंगे तो यूरिन पास होगा, और यूरिन एक बल्क क्वांटिटी में पास होगा, तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और वो कोई कपिंग के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, पिंडली के पॉइंट हैं पीछे के हल्का। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूँ क्योंकि ये भी आपकी स्पेशलिटी है हजामा के हवाले से। ये कितना इफेक्टिव होता है? अभी तक शायद इसके ऊपर ज़रा बात नहीं हो सकी है, देखने वाले ये भी जानना चाहते हैं कितना इफेक्टिव होता है और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है। देखिए, कपिंग के हवाले से हम बात करें तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, मगर इसके अंदर बस एक छोटी सी बात ये है कि मैं अपने नबी करीम नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही सही इस टॉपिक पे बात शुरू करूँगा कि आप ने करम फरमाया, कितना अच्छा है तुम में वो शख्स, ये हिजामा फिजिशियन के लिए फरमा रहा है कि कितना अच्छा है तुम में वो शख्स जो हिजामा लगाकर, यानी तुम्हारे हिजामा लगाकर तुम्हारे जिस्म को हल्का कर देता है और फासिद खून निकाल देता है। अब फासिद खून की डेफिनेशन ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा हो, बीमारियां पैदा कर रहा हो। और आपको पता है कि ब्लड वो वाहिद रिसोर्स है जो आपके तमाम सेल्स, जो कि बहुत बारीक ज़रात होते हैं,
उन सेल्स को, टिश्यू को, बॉडी को, जी। ऑर्गन को वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, विटामिन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, फीड भी दे रहा होता है, यानी आपके तमाम सेल्स को चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। तो वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है तो डेफिनेटली रिजल्ट सामने आता है। मगर इसमें एक और गलतफहमी है कि हमारे मुल्क में तो हर चीज़ ऐसी हो जाती है कि कोई एक चीज़ के पीछे जब आवाम लग जाए तो वो ये समझते हैं कि बस हिजामा ही सारा इलाज है। सारा इलाज है। तो ये भी मुमकिन नहीं है कि हिजामे में तमाम बीमारियों का इलाज है, मगर उसकी मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, हेल्प है। यानी फॉर एग्जांपल कि आप फीवर के अंदर अगर किसी को मेडिसिन देते हैं तो पेनाडोल जो है वो हेल्पिंग के तौर पे कंपलसरी हर पेशेंट को जारी होती है, जबकि वो ना एंटीबायोटिक है ना ही उसने इन्फेक्शन ख़त्म करना है, मगर वो जारी होती है। तो इस तरह आप जो भी ट्रीटमेंट लें साथ में कपिंग चाहे तो करा लें, मगर बिल्कुल उसके पीछे भी ना रहें, ये गलत 100% इससे जो वो ट्रीट नहीं किया जा सकता। और लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, ठीक है। ब्लड की वजह से ही बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ ऐसी है कि उसके अंदर इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर, या पेन के हवाले से कहीं पेन मैनेजमेंट के अंदर कपिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आर्थराइटिस के अंदर खास तौर पे आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और फिर हम अगर बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, आपने बात की, तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 200 प्लस भी हो, आप उसको पिंडली के और या फूक पॉइंट कहलाता है, ये बिल्कुल सर का सेंटर जो पीछे का हिस्सा होता है, अगर ये एक पॉइंट लगा दें और हेल्पिंग के तौर पे 2 अकदाइन और अल्काहिल लगा दें तो फ़ौरन ब्लड का प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो अगर इमरजेंसी में कोई नियर बाय आपका कपिंग थेरेपिस्ट मौजूद हो या घर में कोई अच्छा हो एक्सपर्ट, तो ये आप करवा सकते हैं। अच्छा, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन सा पॉइंट किसके लिए काम करता है, क्योंकि लोग ज़्यादा इस बारे में फेमिलियर नहीं होते या जानते नहीं हैं, तो कैसे वो इसके अंदर ये है कि एक किताब थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान में आई, उसमें ये लिखा था कि इस बीमारी का ये पॉइंट, इस बीमारी का ये पॉइंट, उससे कोइकरी जो हिजामे में है वो बड़ी पनपी और उसको बड़ा बढ़ावा मिला। तो अब सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, मैंने एक हदीस शरीफ सुनाई थी लास्ट प्रोग्राम में भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। कपिंग के अंदर ऐसे पॉइंट भी है कि अगर वो आपने लगा दिया और उस वक्त वो पेशेंट उस मिजाज के बरखिलाफ चल रहा है या बॉडी कंडीशन कुछ हो रहा है तो उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ गुरु मंदिर पे एक साहब थे, उनके बड़े भाई हिजामा किया करते थे, उन्होंने अपना ही लगवाया, अच्छा, शायद अपने घर वालों से या फैमिली किसी मेंबर से, तो वो एक्सपायर हो गए थे। ये बहुत बड़ा वाक़या है कपिंग के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो बात सारी ये है कि हमने ये देखना है कि बस किसी भी चीज़ का, मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा साहबी नहीं है, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा साहबी नहीं है, और हज़रत अली की हम बात करें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें, या और सहाबा इकराम की लंबी लाइन थी, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम खुद बात करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खुद हिजामा ना किसी के लगाया, ना खुद अपने लगाने की कोशिश की, ना इन तमाम सहाबा इकराम ने खुद लगाने की कोशिश की या लगाया। तो अगर हिजामा इतना ही आसान काम था और इसके पॉइंट्स और चीज़ें सारी डायग्नोज, तो वो तो फिर सब लगाते, सब लगा लेते, भाई सुन्नत है, सवाब है, बिल्कुल ठीक है, कोई नेकी ना जाने देते अपने हाथ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा माहिर हिजामा करने वाले को तलब फरमाया। तो उसके लिए जो है वो कोशिश ही करें कि कोई हो, कम से कम वो एनाटॉमी जानता हो, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जानता हो, उससे पता हो आर्टरी कहाँ है, वेन कहाँ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, ऑक्सीजनेटेड कहाँ है, पूरा ये भी पता होना चाहिए कि डिपॉजिट होता कहाँ पर है और कहाँ से इसको जो है वो निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेडिसिन के हवाले से ज़रा बात हो जाए, कौन कौन सी मेडिसिन के ऊपर तहकीक की और उसमें ज़बरदस्त नताइज आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि चंद एक मेडिसिन तो बड़ी गैर मामूली हैं जिसका आपने बताया, ख़ास तौर पे आपने कुछ परफ्यूम्स ऐसे बनाए थे बड़े इफेक्टिव हैं। कैसे? मैंने आपको बताया भी था, और असल में बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि जो 5-5.5 साल से तरीका इलाज राइज है दुनिया में, और 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है, और कुरान हदीस में जिसका जिक्र है, तमाम अल्लाह ताला की तरफ से जो किताबें हैं उनमें उसका जिक्र है, तो वो इफ़ेक्टिव तो है। मगर जदीद दौर के हमें जो नाकामी होती है हमारे हुक्मा को, हमारे मरीज़ों को, वो इस वजह से होती है कि जदीद दौर के अंदर आप जब जाते हैं उस तरफ कि फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसकी वजह मैंने लास्ट टाइम भी बड़ी डिस्क्राइब की। उसकी वजह यह है कि हम किताबी नुस्खे बिल्कुल ठीक है,
जी। मगर जदीद दौर के साथ अब सिचुएशन कुछ और हो गई है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको अपनी मेडिसिन भी मॉडरेट करनी होगी, उसको अप टू डेट करना होगा। अब उसको अप टू डेट करने के लिए आपने, अब हम क्या करते हैं कि हम 10 किलो 10 केजी जड़ी बूटी का सत निकाल लेते हैं, जो उसकी रूह है, जो इतना सा होता है। यस। मिसाल के तो हम इसकी मिसाल ऐसे दे दें कि ऑलिव ऑयल, अगर आप 10 किलो ऑलिव ऑयल का आप तेल निकालें, जब ऑयल हम उसका ऑलिव से, जो उसकी फ्रूट है ऑलिव, उससे जब हम ऑयल निकालना चाहें तो वो 10 किलो से 1 किलो ऑयल निकलता है। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि उसकी कॉस्ट ये आती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी उसकी इतनी तादाद नहीं है। पाकिस्तानी जैतून के रेट इस वक्त ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है पाकिस्तानी जैतून में कुछ अलग से कुछ है, मगर आपके यहाँ पैदावार अभी कम है। अब आप 10 किलो जैतून को डिस्ट्रॉय करते हैं तो मुश्किल से 1 केजी जो है वो ऑयल निकलता है। ओके ओके, कॉलर को शामिल करें, कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर है, उनको भक्कर से कॉल करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यासर भाई क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक है, फरमाइए। जी मैं अहमद रजा बात कर रहा हूँ बखर से जी। जी जी अहमद रजा, फरमाइए। जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है। पूरी फैमिली वाली इकट्ठे बैठ के सारे देखते हैं जी। बहुत जी शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हकीम साहब से मेरा एक सवाल था जी। जी जी जी। जी मेरे भाई के किडनी में पथरी के असरात हैं, लेकिन दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन वो जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है उसमें बहुत बड़ा पत्थर वगैरह नजर आता है, वो कहते हैं जी। ठीक। लेकिन हमें डर लगता है कि अल्लाह ना करे वो कल को डायलिसिस पे ना आ जाए। बिल्कुल सही, अभी अभी आपको जवाब देते। उम्र कितनी वैसे आपके भाई की? जी तकरीबन 25 साल जी। अच्छा चलो ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं जी। इसमें इसी तवज्जुह से, भाई के कॉल के तवज्जुह से देखने वाले नाज़रीन को कुछ टिप्स भी दे देते हैं। सबसे पहले तो किडनी का कोई भी पेशेंट हो, उसने ख़ास तौर पर स्टोन के हवाले से हरे पत्ते की सब्जियां नहीं खानी, नहीं खानी, उसने टमाटर नहीं खाना, जिसमें आयरन हो वो उसने इस्तेमाल आलू करना नहीं है। खाना। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड पे आ जाते हैं कि उसने करना क्या है कि खरबूजे का छिलका, उसका जो है वो कावा बना लेना है। ठीक है। यानी उसको अच्छी तरह उबाल लेना है, छान के उसके पानी का बेदरेर इस्तेमाल करना है। ठीक है। पानी की जगह जितना यही पी पीना सके। है इसने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये बनती है गैस से। आपने जो है खाने से 15 मिनट आधा घंटा पहले खाना के दरमियान पानी पीना छोड़ देना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 बजे खाना खाना है तो 2:30 बजे से आपने पानी छोड़ देना है और अगले 2 घंटे तक पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी भी फिर वो खाने के दौरान फिर वो गैस पैदा होती है। फिर चावल बड़े के गोश्त का परहेज तो है ही। तीसरी चीज़ ये है कि ये भाई जो है इनको हम दे देते नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। उससे भी डिस्ट्रॉय होती है स्टोन। अच्छा, एक और गलत फहमी भी है, जैसे भाई ने तो बताया कि बड़ा पत्थर जो है वो नज़र आ रहा है अल्ट्रासाउंड में। हम कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें बारीक ज़रात नज़र आते हैं, डॉक्टर आपका डरा देता है कि भाई आपको पथरी है। एवरी पर्सन, जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, सबका अल्ट्रासाउंड कराएं, बारीक बारीक ज़र्रात सबके हैं, सबके होंगे। वो होता है, ये एक प्रोसेस है, वो डिस्ट्रॉय होता है, आता जाता है, क्योंकि वो एक फिल्टर प्लांट है आपका किडनी जो है। और एक होम्योपैथिक मेडिसन है, वो मैं बता देता हूँ, 2 मेडिसन का कम्बिनेशन है। तो ये क्यू के अंदर दोनों 10-10 ड्रॉप्स ले लें, एक पर बेरिस वेलिगेरिस है, ठीक है। और एक जो है आपका कैंथरस है। ठीक है। ये दोनों क्यू में ले लें हर एक घंटे के वक्फे से, अगर तकलीफ़ भी है और ज़्यादा इशू है, और अगर ज़्यादा नहीं है तो 4-4 घंटे के वक्फे से ले लें, तकलीफ़ नहीं है और पत्थर बड़ा नहीं है तो। मगर घबराना नहीं है आपने, वो टेंशन नहीं लेनी है, आपने डायलिसिस की तरफ नहीं जाना, आपने जो है वो किसी, क्योंकि आपकी सोच जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को, अभी लास्ट मंथ की बात है कि किडनी जो है वो तैयार कर ली गई मसनूई, जबकि आपको पता है कि किडनी बहुत बड़ा बिजनेस है इस वक्त। सही। जब मसनूई तैयार कर ली गई तो किडनी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ब्रेन लगाया है जो मैनेज करता है कि कितना पानी आपने फिल्टर करना है, कितना बॉडी में रखना है, कितना एक्सक्रीट आउट करना है, वो नहीं बन सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसी रिक्वायरमेंट, में इसीलिए एक बात कहता हूँ कि जब आपको प्यास लगे, जब आपने पानी पीना, आपने ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना, नहीं पीना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने जब भूख लगे आपने खाना खाना है, ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना कि खाने का वक्त हो गया या शादी में आया हूँ आज तो बस। बहुत खूब। सियालकोट से कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए। सर मैं शब्बीर बात कर रहा हूँ सियालकोट से सर। जी शर्जील, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर ये मेरे वालिदा की जो है
पित्ते में पथरी है, उसके हवाले से हकीम साहब का मैंने बहुत माशाल्लाह से नाम सुना था, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनके उसके हवाले से थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दे दें। अभी अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सबसे जी पहले तो शुक्रिया आपका भाईजान, नाम आप लोगों की वजह से ही है। दूसरी चीज़ ये कि पित्ते की पथरी के हवाले से भी ये गलतफहमी है कि ये नहीं निकल सकती। जी अच्छा, और फिर उसमें तो कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो ये मिसाल देते हैं कि यार ये कोई जगह ही नहीं है पित्ते से बाहर निकलने की। तो मेरे भाई बनी कैसे, आई कैसे? आई कैसे थी अंदर कैसे? ये गैसेस से बनती है, राइट, और गैसेस को फिर हम जो मेडिसिन देते हैं गैसेस से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर हम पित्ते की पथरी जो विड्रॉ कर देते हैं ठीक है। कि वो अच्छा, ये भी बीमारी गैसेस की वजह से। आपने ये ध्यान रखना है कि गैसेस ना हो, बादी चीज़ें नहीं खानी है, गोश्त और चावल का परहेज और बाकी जो चीज़ें बताई हैं, नींबू पानी और अदरक इसमें पित्ते की पथरी के अंदर आप अदरक भी शामिल कर लेंगे और इसका एक शेक बना लेंगे। तो पानी की जगह यही इस्तेमाल करना है। ठीक, और साथ में हम कुछ मेडिसिन दे दें क्योंकि वो नहीं बन पाती, क्योंकि पित्ते की पथरी एक ऐसा केस है कि इसमें पेशेंट जब डाइक्लोफेनिक सोडियम या दीगर मसनूई मेडिसिन ले लेता है तो वो बड़ा ही पक्की हो जाती है, वो फिर नहीं निकलती। तो उसके लिए फिर हमें अपने सत जो हम निकालते हैं जड़ी बूटियों से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव और हो नेचर ऑफ जाते हैं। मेडिसिन खैर अब हर शख्स तो नहीं जानता। जो अभी आपने फार्मूलाज बताएं अभी स्टेरॉइड कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। अब अगर आप इसके ज़रिए ट्रीट करते हैं तो पहले तो ये सोचना होता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, और अल्टीमेटली किडनी और आपका लीवर जो है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सेंसर्स हैं बॉडी के अंदर। दर्द एक नेमत है, ये सिम्टम है। दर्द बताता है कि पीछे क्या हो रहा है, हम मेडिसिन लेके उस दर्द को छुपा देते हैं। जी, अच्छा, दर्द सिर्फ हमें नहीं बता रहा होता क्या हो रहा है, वो ब्रेन में भी मैसेज जा रहा होता ऐसा है, ही। वहाँ से फोर्सेज जारी होती है रेस्क्यू करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक पूरा निज़ाम है। हम निज़ाम को, जब आप कुदरती नेचुरली निज़ाम को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तो गड़बड़ होनी है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और वो ख़ास तौर पे है मोटापे के हवाले से, और ख़वातीन में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आदमियों में ज़्यादातर जो है वो एक तो लाइफस्टाइल की वजह से, और फिर ईटिंग हैबिट सही नहीं है, शायद एक ये वजह ज़्यादा है जो कॉज करती है। लेकिन ख़वातीन में कुछ और मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। क्या कोई ऐसी मेडिसन है जो इसको ठीक कर सकती है मसले को, और ख़ास तौर पर जो फीमेल में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ठीक कर सके? मैं चाहूँगा इस पर बिल्कुल ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियोज़ हम कोशिश करते हैं कि 100 में से कोई एक कोऑपरेटिव पेशेंट होता है जो अपनी वीडियो बनवाता है। ठीक। अच्छा, इसमें हेयर फॉल या ओबेसिटी की हम बात करें या मेल वीकनेस की हम बात करें, इनफर्टिलिटी की, उस हवाले से तो पेशेंट वीडियो नहीं बनवाता। ठीक है। अच्छा, अब गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपको यहाँ पे सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, कॉलर हैं इस्लामाबाद से, उन्हें शामिल कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कैसे हैं सर, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। यासिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो बताओ। और हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम निकाला और टाइम दिया है। तो सर मैंने इनसे पूछना था कि ना वो पथरी थी गुर्दे के अंदर ना, अच्छा, तो हकीम साहब से जरा पूछ के बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। आज आप सारे जो है, अभी मैंने गुर्दे की पथरी का पूरा आपको ग़िज़ाई चार्ट भी बताया, आपको मेडिसिन भी बताई है। तो आप अब अगर प्रोग्राम नहीं देख सकें पिछला हिस्सा, तो आप यूट्यूब चैनल पे K21 पे आ जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो शाम में आप वो देख लीजिएगा, ताकि फिर हम ये भी गुफ्तगू है इसको भी ठीक कंटिन्यू है। पूरी डिटेल में बताया डिटेल में बता देंगे, बल्कि आप एक काम ही बता करेंगे चुका हूँ कि- डिटेल में। तो हाँ, इससे ज़्यादा तफसील जो है वो नहीं बताई तो जा मैं वहाँ से सकेगी। ओबेसिटी के हवाले से बात कर रहा था कि जी, जो उसमें अच्छा, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म। आप मुकम्मल कर लीजिए बात अपनी, कि बस मुकम्मल इसके करने अंदर अगला प्रोग्राम इसी पे। हमारी ये गलतफहमी है कि खाना ज़्यादा खाने से मोटापा होता अच्छा, है, आखिरी इसमें कॉलर हार्मोनल है। डिस्टर्बेंस। एक इस्लामाबाद से कॉलर है। आप कॉलर्स क्योंकि आ रहे हैं बहुत सारे, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा शामिल कर लें। आखिरी कॉलर होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मोहम्मद शफीक इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी शफीक साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहूँगा कि मुझे शुगर का आर्जा लाहक है, ये ठीक है। तकरीबन 10-12 साल से। अच्छा, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल है कि मेरी टांगों में दर्द होता है जब या कोई अल्लाह मीठा खैर की मीठी चीज खाता हूँ तो दर्द होता है। तो अब एक हकीम की दवाई में इस्तेमाल कर रहा हूँ, हकीम बासत है इधर नवाबाबाद वाह कैंट में। जी जी। तो मुझे जो है ना वॉशरूम में बार बार जाना पड़ता है। तो भाईजान, हकीम साहब ने अभी मैंने सुना था कि हकीम साहब कह रहे हैं कि इसकी अच्छी दवाई आई है, आपने बनाई है, तो ठीक है। काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर दें बिल्कुल पूरा खत्म। वॉइस बहुत मैसेज जो शुक्रिया शफीक मेडिसिन साहब ले रहे हैं ना, ठीक परेशान है, ना हो ये इंशाल्लाह। करते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है ना शफीक साहब, आपने इनको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजना है, फिर इसका जो है वो तफसीली जवाब देंगे, क्योंकि वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। लेकिन इंशाल्लाह आगे जो हमारा प्रोग्राम होगा बुध के दिन,
उसमें हम तफसीलन इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ पर जो है डॉक्टर फ़हीम मौजूद होंगे। डॉक्टर फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और जो बहुत सारे कॉलर्स शामिल नहीं उनको कर सके वो इंशाल्लाह आगे ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय का इज़हार किया और इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर अभी बातें होना बाकी हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मामलात नहीं आज ज़ेर बहस आ सकेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाए, वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी हो रही थी और इंशाल्लाह सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। शाकिर अली साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, सीनियर सहाफ़ी, उनसे भी कुछ बात होगी। शाकिर साहब, आपकी तो माशाल्लाह ख़ुद बड़ी इल्मी खिदमात हैं, आपका ताल्लुक़ क्योंकि सहाफ़त से ही है। ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से भी हम बीच में डिस्कस कर रहे थे, कितना इफ़ेक्टिव है? और एक तासुर ये है ना कि छोटे इलाकों के अंदर हैं तो शायद वहाँ पे सहूलियात नाकाफ़ी हुई है, वो ये कैसे ज़ाइल किया जाए, ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर मुख्तसर। बस इस पर ये हो सकता है कि मीडिया के थ्रू बहुत कुछ हो सकता है, और मीडिया जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप रहीम यार खान की तरफ जाएँ तो वहाँ पर अगर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके अगर दिखाई जाए तो अच्छा है, बल्कि आपको जाना चाहिए। ये प्लान हो चुका है आज माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने भी कहा है, वाइस चांसलर को खुशामदीद कहते हैं, और रबी लेवल का भी महीना है। मेरा ख्याल है कि मीडिया का वाहिद हल है, और जिस तरह सर ने भी कहा ना कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो अब जो मदारिस हैं वो भी ऑनलाइन तकरीबन हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें मीडिया के थ्रू सब चीज़ें होती चली जाएँ तो हमें अवेयरनेस आ सकती है। मीडिया आपके ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। डॉक्टर साहब, लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए। बातें तो बहुत सारी है कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है कितना इफ़ेक्टिव रहा है, और पूरी दुनिया में ओवर द ईयर चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा इस पे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। सर देखिए, एक होती है क्लासरूम में लर्निंग आउटकम, यस, एक है आउटसाइड द क्लासरूम लर्निंग आउटकम। हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे जा रहे हैं, तो उसके बहुत से कंपोनेंट ऐसे हैं कि हमने प्रोफेशनल बनाने के साथ जो टेक्निकल उनकी एजुकेशन, उसके साथ अच्छा इंसान बनाना बड़ा ज़रूरी है, अच्छा मैनेजर बनाना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने मसाइल को हल करना है तो जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, दुनिया ने भी इसको कहा, जो पाकिस्तान में पहले हुआ करता था, लोग ईरान जाते थे, लोग अफ़गानिस्तान जाते थे, अफ्रीकन लोग हमारे साथ आके पढ़ते रहे। काफ़ी हमारे 5-6 स्टूडेंट थे जो सूडान से आके पढ़ते थे। एक तो इंटरनेशनलाइजेशन को हमने इम्प्लीमेंट करना है, और अपने बच्चों को क्लासरूम के साथ साथ दूसरे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में इनके टूर्स प्लान करें, इंडस्ट्रियल विज़िट्स करें। तो ये जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके कोई कोर्सेज पढ़ें, मैं जैसे पहले बात हो रही थी कि अगर ये कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, केमिकल का है, यहाँ वो सब्जेक्ट अच्छा प्रोफेसर मौजूद है, तो पूरे मुल्क के स्टूडेंट वहाँ मूव करके उससे लर्न करें। व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, उनकी मैनेजरियल स्किल बेहतर होंगी, उनको पता चलेगा कि मैंने रहना कैसे है, दूसरे लोगों के साथ कैसे सर्व करना है, दूसरे लोगों के साथ अकोमोडेट कैसे करना है। अभी जो सिंगल नेशन की तरफ हमने यूनिफॉर्म थिंकिंग बनानी है कि ये जो बैरियर्स हैं मैं लैंग्वेज के या सूबों के या ब्रदरिज़म के, वो तब ख़त्म होंगे जब हम मूवमेंट मोबिलिटी बढ़ेगी। तो मोबिलिटी जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग भी लेके आती है। जब हम एक रीजन में रहते हैं तो हमारी कन्फाइंड थिंकिंग जो है वो हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम है। तो नेशनल या कह लें कि नेशनल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वो एक्सचेंज विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान। आउटसाइड पाकिस्तान पे तो वो बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनलाइजेशन, लेकिन विद इन ए कंट्री बहुत से नौजवान हैं वो जो कभी दूसरे इलाकों में नहीं गए हुए। पहले तो हमें अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि आपको 80% लोग मिलेंगे कि जिन्होंने पूरा पाकिस्तान ही नहीं देखा। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक। तो सो हम एक्सचेंज में जाना है तो हमें लोगों को ये टूरिज्म का ट्रेंड, और फिर से इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
अभी इस जो चल रहा है इसमें टूरिज्म को बहुत वापस ज़्यादा बहाल, promote किया है। और पहले पाकिस्तान में बहुत था, बीच में कुछ टाइम आया जिसमें इश्यूज थे, तो मेरा ख्याल वी आर अगेन बैक ऑन द ट्रैक, और इंशाल्लाह ये नेशन होपफुली ज़्यादा इससे ज़्यादा फ्लरिश करेगा। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, सो काइंड ऑफ यू कि आप यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ लेकर आए, प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपको ज़हमत देते रहेंगे। शाकिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी जारी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो और मामलात ज़ेर बहस नहीं आ सके, लेकिन इंशाल्लाह ज़हमत देते रहेंगे इस तरह, और दीगर मेहमानों को और उनसे एजुकेशन के हवाले पे ख़ास तौर पे गुफ्तगू हमारी रहेगी। अब एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद जो डेफिनेटली सर, अल बी देयर, मैं ज़रूर आऊँगा और एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो वो करेंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज के दिन के हवाले से यौम जुमा सैयदुल अय्याम, कोशिश होती है कि प्रोग्राम की जो नौइयत है उसको थोड़ा सा तब्दील किया जाए, और माह मुबारक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पे सीरत तय्यबा के ऊपर मुफ्ती साहब इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है, इसमें बात होगी मुख्तलिफ मौजू पर, और हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से, एक आम पाकिस्तानी से। ये बात काफ़ी देर से चली आ रही है, ख़ास तौर पे ये जो तालीमी निज़ाम है इसके अंदर क्या नक़ाइस मौजूद हैं, इसको कैसे ठीक करना है, और साथ साथ ये कि जो कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल रही है या उस दौरान जो सूरत हाल रही तालीम के हवाले से, ख़ास तौर पर हमारे पास एक बड़ा सुनहरी मौका था कि हम इससे सबक सीखते कि कैसे इन नक़ाइस को दूर किया जाए, और एक नया तरीक़ा तालीम जो है वो राइज हुआ ऑनलाइन एजुकेशन का, और उसमें कुछ पेचीदगियाँ यहाँ पर ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में कहा यह जा रहा है कि यही तरीक़ा होगा जिसके तहत जो है वो तालीमी सिलसिला जारी रखा जा सकेगा। अब एक जिद्दत है हमें तमाम चीज़ें, क्योंकि एक पसमानदा मुल्क में हम रहते हैं, तमाम चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना, इसको ठीक तरीके से चलाना, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले भी प्रोग्राम में इन मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती आई है। आज क्योंकि प्रोग्राम के जो दूसरे सेगमेंट है इसमें बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आज मौका मिलेगा तालीमी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू करने पे, और उसके साथ जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा इस नशिस्त में। प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब, वाइस चांसलर हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के, हमारी खुसूसी दावत पर कराची तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप ख़ुद माशाल्लाह एक बड़े होनहार सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम एंकर भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़े फ़हम अता फ़रमाया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, और हमारी उनसे बात होती रहती है मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। शाकिर अली साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, यहाँ मौजूद हैं, खुशामदीद। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा तालीमी मामलात के हवाले से हम हमेशा गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिला है। पूरे कुरान अर्ज़ पे एक साथ ही मुसीबत नाजिल हुई, और जो तरक्की याफ्ता कौमें थीं उन्होंने मुश्किल वक्त से हमेशा सबक सीखा है, और ये समझने की कोशिश की है कि अगर इस तरह की नागानी आफत या इस तरह के वबाई मरज़ आएँ तो उसमें किस तरह हिकमत अमली बनानी है कि नुकसानात कम से कम हो। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा तीसरी दुनिया में रहने वाले लोगों का है वो ये कि यहाँ पे एक तो सेहत की जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं, और दूसरा ये कि जो तालीमी निज़ाम है वो जो राइज निज़ाम है बड़ा बोसीदा है। अब सवाल ये है कि ये जो जिद्दत आई है ऑनलाइन एजुकेशन की, हमारे लिए क्या इसको अडॉप्ट करना मुश्किल हो रहा है? वाक़तन ऐसा है, क्योंकि बाहर वेस्ट में हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि इसी तरह से जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा मुफस्सल गुफ्तगू की जाए, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, ये ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ जी, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और
सबसे पहले मैं आपको 12 रबीउल अव्वल की सब देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से उनकी ज़िंदगी को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे एक बड़ा कदम है कि पूरे पाकिस्तान में हमें ये एहसास है और हर जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों में अपना के जो सस्टेनेबल लाइफ है उसको ले सकें। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। कोरोना के बाद या ऑनलाइन एजुकेशन पहले भी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन हुई। अगर देखा जाए नकाइस हमेशा ही जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोगों ने इसको अडेप्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान एक लीडिंग कंट्री है। तो डेफिनेटली परफेक्शन के साथ जाना, टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करना, और वैसे भी इंसान की जबिलत में शामिल है कि वो चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम एक नॉर्मल तरीका जो था एजुकेशन का लेने का वो चल रहा था, जो फिज़िकली अटेंडेंस ऑफ द क्लासेस, और दुनिया जहान में जो आप जब मसरूफ़ होते हैं, जब आपके मल्टीपल जगह पे एंगेज होते हैं और साथ साथ आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। एजुकेशन का मकसद ये है कि you are improving your skills in any field. I mean, either it's the media, either the technology, either it's the languages. So it's much more important कि हमने ये समझना है कि अब इस सिचुएशन में नो डाउट टेक्निकल एजुकेशन जिनका काम सीखने का है उसके लिए तो लैब्स में जाना बहुत ज़रूरी है। रिमेनिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ऑनलाइन टाइम भी सेव कर सकते हैं और अपनी नेशन में जो एजुकेशन का ट्रेंड है उसको लो प्राइस पे स्प्रेड कर सकते हैं। मीन ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि हम अपनी नेशन में जो कि लोग यूनिवर्सिटियों में नहीं आ पाते, मीन फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल देना चाहूँगा कि छोटे टाउन्स में अगर गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर जिसको कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के तौर पे ले लिया जाए, अगर उनमें क्लास अटेंड करने की किसी भी यूनिवर्सिटी का, मीन 4 यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस वहाँ कोई सेंटर बना हो आपके रिमोट एरिया में, तो वहाँ पर बच्चे जाके बजाय ट्रैवल करें टू द कराची, ट्रैवल करें टू द रहीम यार खान, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टू द लाहौर, वो वहाँ अपने ही रीजन में बैठ के वो क्लासेस अटेंड कर लें जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यकीनन ये बात तो है कि जब चेंज हुई है तो हमें अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ सोचना है कि हमने अडेप्ट करना है। तो जब हम तहैया कर लेते हैं तो पाकिस्तानी नेशन में एक एबिलिटी है कि अगर ये काम, जब ये अमेरिका में जाते हैं तो ये लीडर बनते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी आउटपुट देते हैं। यूके में जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो सो वी हैव टू क्रिएट वन एनवायरनमेंट इन द कंट्री, इन द रीजन्स, इन द सिटीज़, ताकि लोगों को ये इम्पोर्टेंस हो कि एजुकेशन के थ्रू ही ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। Any development of this country is linked with the education and especially with the technical education. तो जो मैं चाहूँगा कि आज भी हमारे तो मदरसे भी ऑनलाइन हो जाएं, तो शायद उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ रहे हैं तो इस कंट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा कि उनको टेक्निकल एजुकेशन सारे बच्चों को मदरसों में भी दी जाए। वन टेक्निकल पर्सन इज बेटर देन हंड्रेड्स नॉन टेक्निकल पर्सन। तो हमें ये बात सीखनी है। ठीक है। अच्छा सर, अब बात ये होती है कि यूनिवर्सिटी जो हमारी हैं हम compete नहीं कर पा रहे, और रीजन के अंदर आपको पता है एक दौड़ लगी हुई है। जब हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी की, अभी आपने तस्करा किया कि हमें पढ़ानी होगी, तो शहरों के अंदर तो फिर भी हम देखते हैं कि समहाउ वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अपग्रेडेशन यहाँ हुई है इन सम एक्सटेंट। लेकिन क्या ये जो फार एंड वाइड एरियाज़ हैं या बड़े शहरों के अलावा जो जगह हैं, जैसे हम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की अगर बात करें या रहीम यार खान, क्योंकि निस्बतन छोटा एक इलाका है, वहाँ क्या एजुकेशन सिस्टम राइज है? यूनिवर्सिटीज़ की क्या इस वक्त मिशन है? और सबसे इम्पोर्टेंटली मसाइल क्या दरपेश हैं जिसको आप समझते हैं कि एड्रेस होना चाहिए? देखें जी, अभी मेरा ख्याल है कि अगर हम ये देखें कि कौम में रियलाइजेशन है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी। ठीक है। आई मीन एक वर्कर भी है, एक ड्राइवर भी है, तो वो चाहता है उसका बेटा बेटी
इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या प्रोफेशनल्स बने। दिस मीन्स दैट कि उनको इस रास्ते का पता है कि तरक्की हमारी ये राइट डायरेक्शन क्या है। जब ये रियलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद रिसोर्सेज आप सर्च भी कर लेते हैं। तो मैं स्पेशली ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, आल्दो कराची में बैठ के लगता है कि बहुत दूर एरिया है शायद, लेकिन उस जगह के लोग, उस शहर के लोग इतने डेवलपमेंट पसंद है कि मेरा ख्याल है कि आप डेवलप्ड कंट्री की तरह वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे मौजूद है, मोस्टली बच्चे बच्चियाँ वहाँ तालीम ले रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में हमारे पास 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर कमिंग फ्राम विलेज एंड द लोकल रीजन। दिस मीन्स दैट कि जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो वो जो गैप आपने पॉइंट आउट किया है बड़े शहरों का और छोटे का, और मैं भी उसको बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ कि जब हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी होगी और उस यूनिवर्सिटी के उसके रीजनल प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए उनकी टेक्निकल एबिलिटीज़ भी होंगी, तो अपने रीजनल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जब रीजनल डेवलपमेंट आएगी लोग बड़े शहरों को मूव नहीं करेंगे। जब उनको फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे दे देंगे, उन फैसिलिटेशन की वजह से उनकी जो माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉल टाउन टू द बिग सिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल बड़े अच्छे तरीके से हमें जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, तो ये मैं क्रॉस द बोर्ड मैंने कराची की यूनिवर्सिटियों को भी चाहिए, लाहौर वालों को भी चाहिए कि वो छोटे शहरों में भी अपने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएं। मीन उनकी अगर कोई क्लास हो रही है तो वो ऑनलाइन को बच्चा वहाँ बैठ के अटेंड करना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन में एक्सपेंस भी कम होंगे और वो थोड़े पैसे दे के वहाँ पे अपनी डिग्री में बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बड़ा प्रॉब्लम ओवर द इयर्स रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, देखें एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। और वेस्ट में तकरीबन तमाम ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंटरलिंक्ड है। हमारे यहाँ इस चीज़ की बड़ी कमी नज़र आती है। डू यू थिंक कि अब ये हो जाना चाहिए, इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं? कोई यही सबसे बड़ा एक इशू नज़र आता है कि हम एक तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अप्लाई बड़ी देर से हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? ये मेरा ख्याल आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है। उससे एक तो ये कि रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं जब कम्युनिकेशन है, एक ही काम 2-3 यूनिवर्सिटियों में उसी लेवल पे हो रहा है। अगर हम वेल कनेक्टेड होंगे सो इसका एक मैटर है कि हम कोलैबोरेशंस करें। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अगर एक मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है तो उसको विद इन पाकिस्तान लिंक्ड होना चाहिए कि रिसर्च एक जैसी ना करें, कोई एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा है तो दूसरा दूसरे पे करे। अगर एक बंदे की एक कंबस्शन इंजन्स पे बेहतर ऑप्शन है, उनकी फैब्रिकेशन बेहतर है, उनकी फर्नेसेस पे एक्सपर्टीज़ हैं, तो पूरे पाकिस्तान में ये दुनिया में लोगों को पता हो कि कराची में फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, NED है, या लाहौर में UET है, या ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी ये जो एक्सपर्टीज़ हैं ये पूरे मुल्क में बेहतरीन है। तो हमें इस तरह के सेंटर बनाने हैं कि जो पूरे कंट्री को एक एक्सीलेंस के तौर पे सर्व करें, और इस कंट्री की इंडस्ट्री जो है, ये जो बात मैं लिंक कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारा इंडस्ट्रियल लिंकेज जो है वो समहाउ कौन जिम्मेदार है, ये एक बहस वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल तक जो इंडस्ट्रियल लिंकेज होना चाहिए, चाइना में यूनिवर्सिटीज़ आर गेटिंग द मनी 70% फ्राम द इंडस्ट्री, only 10 to 30% they are getting from the government or from other resources. But in Pakistan, we universities are not getting much amount from the industry. Rare universities are getting fractions of money from the industry. So we have to develop the strong industrial linkage so that कि हम अपना एक डेवलप्ड कंट्रीज की तरह अपनी यूनिवर्सिटियों को अपलिफ्ट, स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट फैसिलिटेट किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब इंजीनियरिंग की जब बात आती है, बड़ा ये पेनफुल हो गया कि हमारे यहाँ जब भी हम जाते हैं लेक्चर देने के लिए एज ए स्टूडेंट से हमारी जब कम्युनिकेशन होती है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बहुत जीनियस, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट
वो ब्रेन ड्रेन हो के जो वो वेस्ट में जाकर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जर्मनी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो रास्ता कैसे क्रिएट करें? क्या यूनिवर्सिटीज़ को अब ये भी सिखाना पड़ेगा? डोंट यू थिंक कि ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम नाउ, कि आप उनको पहले ये भी बताएं कि आपने एजुकेशन के बाद अपॉर्चुनिटी किस तरह क्रिएट करनी है? ये मेरा ख्याल, आई थिंक सो दिस इज टोटली क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट। राइट। गवर्नमेंट ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री हो। जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी तो उन इंजीनियर्स की, उन प्रोफेशनल्स की पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी होगी। जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डेफिनेटली नाउ वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो सो वी आर ए ग्लोबल विलेज। एनीबॉडी हैज द ऑप्शन टू लिंक टू मूव समवेयर वेयर द हिज और हर एक्सपर्टीज आर एक्सेप्टेबल। तो मेरा ख्याल ब्रेन ड्रेन अपनी जगह पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस लोगों को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। और इसके बावजूद कभी कभी उस ब्रेन ड्रेन का बेनिफिट भी होता है। अच्छा। और अगर चाइना की डेवलपमेंट देखें तो वो इससे लिंक्ड है। उन्होंने अपने प्रोफेशनल्स को दुनिया में भेजा, लेकिन आफ्टर 10-20 ईयर्स वो CEO ऑफ द कंट्रीज बन के अपनी कंट्री में वापस आए। उन्हीं कंपनीज के उन्होंने प्लान लगाए और उन्होंने उनको स्पेशली पैकेज दिया कि व्हेन दे कम बैक टू द कंट्री और या इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंट्री में उनको ये फैसिलिटीज होंगी। तो सो बोथ वे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये मॉडल मेरा ख्याल है पार्शली बेहतर भी है कि हम इन लोगों, वी आर नॉट डेवलप्ड। अगर हम डेवलप्ड लोगों का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो हम अपने घर में कितना डेवलप करेंगे, शायद स्लो मूविंग होगी। सो हम फास्ट ट्रैक पे डेवलप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत भी कुछ लोगों को बाहर भेजे। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी प्रोफेसर्स नहीं हैं और मेरी गवर्नमेंट से भी है गुजारिश होगी कि कोई ऐसा सिस्टम आए कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को भेजा जाए। और जब वो वहाँ जाएंगे तो आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वहाँ एडमिशन लेंगे, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं वो जो अवेल करेंगे। तो आपका एक सवाल ये भी था कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करें। तो मैं यहाँ बड़े बड़े ऑनर के साथ बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम अपने बच्चों को 40% to 45% बच्चे स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं और उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रेफरेंस बेस पे रखा जाता है। और स्टूडेंट सर्विस सेंटर है जिसमें बच्चे, किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी स्कॉलर का इशू है, विद इन 24 आवर्स हम उसको रिजॉल्व करते हैं। रीज़न कि उसका टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। अगर वो टाइम अपना वेस्ट करेगा डिफरेंट ऑफिसेज में जाते हुए किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसकी जो लर्निंग आउटकम है, जो उसकी जो अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, शायद वो कम हो। तो हम चाहते हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जब वो ऐसा सिस्टम देखेंगे जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में है तो उनकी, और साथ इसके हमने एक ऐसा किया कि फॉरेन प्रोफेसर जो है वो ऑनलाइन, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे थे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम ऑनलाइन उनको इंगेज करते हैं और वो लेक्चर देते हैं इनको। जब पाकिस्तानी स्टूडेंट इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के, गोरा है, अफ्रीकन है, व्हाटसोएवर इज फ्रॉम द अदर नेशनलिटी, सो द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द यूनिवर्सिटी इज़ देयर। सो यहाँ पे ऑनलाइन के ड्रॉबैक्स हैं, वहाँ बेनिफिट भी हुए। वो प्रोफेसर जिनको हम अफोर्ड नहीं कर पाते उनको ट्रैवल टिकट दे के लाना पड़ता था। अब ऑनलाइन वो जब हमारे बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, हमारे स्कॉलर का विजन वही बनेगा जो इंटरनेशनली ज़रूरत है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी आपकी इजाज़त से, जब तक आप चाय एंजॉय कीजिए। और ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।